Good morning, study time only. Today is 12 May 2020 and we are going to discuss the Hindu summary analysis. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द हिंदू से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो सभी को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में ही आपको मिलेंगे देखने को कि हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे और किस तरीके से आप हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, वो यहाँ पे बताया जाएगा। सेकंड नंबर पे आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा रिलेटेड टू न्यूज़ जो है, वहाँ से एमसीक्यू हमने निकाला है तो वो एमसीक्यू आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में ही आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस आज के एनालिसिस में रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हम देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इंडिया एड्स 4213 केसेस इन हाईएस्ट सिंगल डे राइज। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है जो कोविड-19 से रिलेटेड, आप इसको देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आप 4000 हमारी संख्या पहुंच गई है, जो 24 घंटे के अंदर इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी न्यूज़। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये हमारा पूरा न्यूज़पेपर है, यहाँ पे कोई भी इस तरीके से आर्टिकल्स नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो हमने ये चीज़ छोड़ दी है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एडिटोरियल सेक्शन की ओर। देखिए, यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है ये तो आप कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये ट्रेंड चालू हो रही है और कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई। तो हमारे लिए कोई भी इस तरीके से पॉइंट्स नहीं है जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर। तो ये जो आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल भी हमने लेबर फोर्स रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे फिर से एक ये आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको हम सारे पॉइंट्स निकाल के डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे एक वेलकम चेंज हुआ है पेंडेमिक, देखिए बेनिफिट प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में डिस्कस करूँगा, डिटेल में बताऊँगा आपको, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी काम करता है और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम ये दो आर्टिकल्स को निपटा लेते हैं, फिर जो भी न्यूज़ेस वगैरह बचेंगी उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर। इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर, यहाँ पे बात की जा रही है इक्वल फ्रीडम की और फोर्स लेबर की बात की जा रही है। तो क्या होता है फोर्स लेबर, हम वो देखेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है वो चीज़ हम देखते हैं कि स्टेट्स ने, याद रखना आपको, स्टेट्स ने, बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गए, उन्होंने क्या किया है कुछ टाइम के लिए, कुछ ने 3 महीने के लिए, कुछ ने 3 साल के लिए इस तरीके से सस्पेंड कर दिया है, रिमूव कर दिया है लेबर लॉस को। और ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल्स के अनुसार ये जो अगर सस्पेंड करना लेबर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक जजमेंट आता है जो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है, जजमेंट को वो हम देखते हैं 1983 का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम देखते हैं। इसके अंदर हुआ क्या था, जो एशियन गेम्स में और विलेज में लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे फोर्सफुली इनको काम करवाया जा रहा था। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर हुई और ये पूछा गया कि क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और निकल के आया कि ये देखिए, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव जॉब नहीं है, सपोज ऐसा नहीं हो रहा कि आप पर्टिकुलर जॉब में बंधे हुए हैं कि यार आपको यही जॉब करनी पड़ेगी, आप इसको स्विच नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर ये आपको इस तरीके से फ्रीडम नहीं है, दैट मीन्स आप एक फोर्स लेबर की कैटेगरी में हैं। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि आप स्विच कर सके, चेंज कर सके जॉब को, अपनी मन मर्जी से जॉब को, तो वो क्या हो जाता है, वो एक फोर्स लेबर की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपसे फोर्सफुली किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करवा रहा है और आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसको आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, फोर्स लेबर की कैटेगरी में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या निकल के आ रही है
हम देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखिए करप्शन है। हर एक जगह पे हमको देखने को मिलता है, लेबर्स वगैरह के अंदर भी कि बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट तो आपको जरूर मेंशन करना है। सेकंड नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, चलन में है। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है, लेबर आते हैं और काम करते हैं, तो इससे उनकी जो है सोशल सिक्योरिटी इन्हेंस नहीं हो पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल सिक्योरिटी इन्हेंस नहीं हो पाती। दैट मीन्स वो क्या रहते हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, इनफॉर्मली एम्प्लॉय करते हैं। काम के बेसिस में उन्हें जो है, एक सपोज अगर वो थोड़े टाइम के लिए काम कर रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने, तो उतने टाइम के लिए उन्हें पैसा मिला, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि उनको फूड मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा, उन्हें जॉब मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है ये इसी बेसिस पे काम करता है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनके पास अधिकार कम हो जाते हैं जब भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई भी जॉब होती है, तो उनके पास उनके राइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अभी हमें नीड है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी कुछ लॉज बनाए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो उनके राइट्स को इंश्योर करे। देखिए लॉफुल चेंजेस अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर लॉ के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्रीज को, यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज को छूट दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटेम्प दिया गया है। क्या दिया गया है, छूट दी गई है स्टेट के द्वारा। तो ये यहाँ पे बताया गया कि बाय द स्टेट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, अगर कभी पब्लिक इमरजेंसी होती है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे जो है फैक्ट्रीज को छूट दी जा सकती है। तो ये चीज़ बताई गई है। अब जो इमरजेंसी होगा, पब्लिक इमरजेंसी होगी, वो किस किस बेसिस पे होगी, वॉर अगर हो रही है तो पब्लिक इमरजेंसी लग सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है तो पहले इंटरनल डिस्टरबेंस पे इमरजेंसी लगा दिया करते थे, लेकिन जब पहली बार जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज करके आर्म रिबेलियन कर दिया गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको लर्न करना है यहीं के यहीं। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। क्या जब सेशन में रहता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड रहते हैं, तो उन्हें रेटिफाई करना रहता है विद इन अ 6 मंथ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और रिसेंटली यूपी एंड एमपी गवर्नमेंट में ये रिसेंटली देखा गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। तो ये सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं प्लाज्मा थेरेपी की ओर। देखिए द हिंदू के पेज नंबर 6 में प्लाज्मा थेरेपी जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, तो वही आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन अराइज करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा कहाँ पे होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। अब देखिए ब्लड हमारा 2-3 पार्ट से, मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं चीज़ बता देता हूँ, और जिन लोगों ने पहले देखा उनका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए प्लाज्मा जो है ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, एक प्लाज्मा वाला पार्ट और एक ब्लड सेल इंक्लूड करता है, दैट इज 45%, एंड प्लाज्मा दैट इज द 55%। तो ये आपको याद रखना है। अब ब्लड सेल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से सेल होते हैं, आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी दैट मीन वाइट ब्लड सेल, एंड प्लेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ब्लड सेल के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 45%। अब आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो सप्लाई होता है ब्लड के अंदर, जो बोलते हैं ना ऑक्सीजन कमी हो रही, तो इसको ये सप्लाई करता है, कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उससे फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लोटिंग का काम करते हैं। क्लोटिंग इन द सेंस, अगर आपको कहीं लग गई है, कहीं चोट लग गया, तो आप लोग देखते होंगे खून जो है बहना शुरू हो जाता था, क्लोटिंग की वजह से क्या हो जाता है, थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो थक्का नहीं जम पाएगा। अब थक्का नहीं जम पाएगा तो क्या होगा, अगर कहीं थोड़ा सा भी चोट लग गया तो खून बहता जाएगा, बहता जाएगा, खून क्या होगा, रुक नहीं पाएगा, आपके शरीर का सारा खून बह सकता है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हमने डिस्कस किया कि 55% हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो विद इन 55%
हम 55% के अंदर की बात करते हैं, 93% क्या होता है, वाटर होता है। इस 55% के अंदर 93% पोर्शन क्या होता है, वाटर का होता है। एंड 6% पोर्शन किसका होता है, प्रोटीन्स होते हैं। देन 1% जो हिस्सा बचता है वो किस किस चीज को कंट्रीब्यूट करता है, जैसे आपके हार्मोन्स हो गए, आपका एंजाइम्स हो गया, विटामिन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, जो कि इन सारी चीज़ों से लड़ती है। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, कितने के अंदर आती हैं, 1% के अंदर आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने तो एक छोटा सा ओवरव्यू देख लिया कि ब्लड का कैसा ओवरव्यू है, प्लाज्मा क्या है, कहाँ पाया जाता है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है। मैं आपको एक इस एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फिगर बना के रखा है, आई थॉट कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप इस तरीके से जो है मेंस आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं, तो अलग ही एक डिफरेंट आपका व्यू देगा। एक हेल्थी पर्सन, एक बहुत जो है हेल्थी पर्सन है, वो इन्फेक्टेड हो गया वायरस से। जो रेड वाला है वो क्या है, इन्फेक्टेड है वायरस से। तो उसके अंदर एंटीबॉडी जो है ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एंटीबॉडी को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्फेक्टेड जो पर्सन है, ए इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे मेडिसिन वगैरह भी दिया गया, बहुत सारी चीज़ें, तो वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बीमारी से वो व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया, फिर से हेल्थी हो गया। अब उसके पास क्या है, एंटीबॉडी और प्लाज्मा। तो उसका एंटीबॉडी और प्लाज्मा निकाल लिया गया, मतलब प्लाज्मा के अंदर ही तो एंटीबॉडी होता है, तो प्लाज्मा वहां पे निकाल लिया गया। और वो प्लाज्मा को कहाँ ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफ्यूजन किया गया। इन्फेक्टेड कोई अगर बी पर्सन, कोई दूसरा इन्फेक्टेड है, लेकिन उसके पास इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि वो कोविड-19 से लड़ सके या फिर कोई अदर डिसीज से लड़ सके, तो यहाँ पे उसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है प्लाज्मा। उस पहले ए जो भी इंसान था उसका यहाँ पे ए ह्यूमन का बी में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन था, इसके पास भी अब रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, हेल्थी हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो थी हमारी प्लाज्मा थेरेपी थी। अब इसके अंदर कुछ सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यही इस चीज़ का यूज करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वे कंसर्न है जो कि हमें नोट डाउन करके रखने होंगे, वो ये चीज़ है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेफ्टी मेजर्स की अगर मैं बात करता हूँ, नॉट सुफिशिएंट इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास पूरी तरीके से फुल वे में एक सुफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, हम ट्रायल बेसिस में कर रहे हैं। ट्रायल बेसिस मतलब बहुत कम लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ है और ट्रायल करके देख रहे हैं क्या ये चीज़ सही हो रही है, इसका इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट तो निकल के नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ रही है। इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे स्टडीज़ नहीं हुई, कोई इस तरीके से पब्लिकेशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी के मेजर्स है, वे कंसर्न है जो आप लिख सकते हैं। बहुत ही कम लोगों पे ये जो है टेस्ट किया गया है अभी तक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके, एलर्जी देखने को मिल सकती है, फीवर जो है देखने को मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, लंग्स में इंजरी वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यही सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर थी प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। आपको यहाँ पे आई थिंक कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू द राज्यसभा, द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर। यहाँ पे ये जो है हमारे मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी ने लिखा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यसभा से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को वैसे मैंने इसके अंदर मेंशन करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। देखिए राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूं तो हम सेंट्रल लेवल से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव हमारा कैसा है, बाई कैमरल है। अब ये चीज कहां से लिया गया है, कहां से आया है, ये आपको पता होना चाहिए। बाई कैमरल का मतलब होता है टू हाउसेस। टू हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस रहते हैं, तब उसे हम कहते हैं बाई कैमरल। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसी के ऊपर एमसीक्यू भी तैयार किया गया है। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, सुनना है।
अगर ये न्यूज़ में है तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयरली। जैसे पिछली बार ही अगर मैं बात कर लूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पूछा गया था, तो मे बी पॉसिबल कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से क्वेश्चन अराइज हो जाए। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और कोई भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ना है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बने थे एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या क्या बना था, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे तैयार हुई थी। वुमेन को कोई भी मेंबरशिप नहीं दी गई थी। दो हाउसेस थी, दो हाउसेस की हमने बात कर ली, दैट इज पहला कौन सा था, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली। वोटिंग राइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारी जगह वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्टिव टाइप्स के थे। जो भी वेल्दी लैंड ओनर थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था उन्हें ही वोटिंग राइट्स जो है दिए जाते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। और भी हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम अपने एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको समझना होगा बाइकैमरलिज्म एंड द फेडरलिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइकैमरलिज्म एंड द फेडरलिज्म। देखिए राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, तो ये क्या हो गया, बाइकैमरल हो गया, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी। और प्रेसिडेंट के पास जाता है जो कि हमारा क्या बन जाता है, फिर तीनों को मिला के अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, हमारा पार्लियामेंट बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर। यहां पे जब पावर का डिवीजन होता है तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, जो कि कौन इंश्योर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर देता है, सेंटर को अलग पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने और स्टेट को अलग पावर दिया है। आप बता सकते हैं कहां पे मेंशन है ये, यस ये शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन है। हमारे सेंट्रल लिस्ट मेंशन है, स्टेट लिस्ट मेंशन है और एक लिस्ट और है, बताना है आपको कौन सी लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट। तो वो भी हमारी मेंशन है। तो सबकी अलग अलग पावर इसके अंदर दी गई है। अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा को, तो कुछ लोगों ने राज्यसभा के ऊपर अलग अलग टिप्पणी की है जो आगे हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट यहां पे बताया गया कि राज्यसभा कैसे एक डिसरप्टिव रोल प्ले कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का रोल प्ले कर रहा है, रोक रहा है। ऐसा नहीं कि वो रिवाइजिंग हाउस है, मतलब उससे रिवाइजिंग हाउस होना चाहिए। मतलब रिवाइजिंग हाउस मतलब अगर कोई संशोधन करना है, अगर कोई अमेंडमेंट करना है, तो ऐसा नहीं कि आप उसे अपने पास रोक के रख लीजिए, आप उसके ऊपर चेंजेस करिए, उन्हें बताइए कि आप इसके अंदर ये पॉइंट्स इंक्लूड करिए या फिर ये पॉइंट्स अच्छे नहीं, आप इसको हटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें राज्यसभा को करनी चाहिए, जबकि राज्यसभा इस तरीके से नहीं करता है। कई गवर्नमेंट होती है जहां पर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होती है, तो वो बिल जो है पास नहीं हो पाता और राज्यसभा में रुक जाता है। तो ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, तो जो कि एक नेगेटिव रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, जो कि दर्शा रहा है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान पे रखना है। अब देखिए हम कुछ डिस्कस करते हैं इसके कुछ स्टेटमेंट जो हमारे बहुत सारे लोगों ने दिया, तो उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल के अंदर ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आप लोग जानते होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के पहले चेयरमैन, दैट इज हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन राइज होते हैं इसको आपको रिवाइज करते चल रहा है और रीड करते चल रहा है और पढ़ते चल रहा है। इन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट इज नॉट ओनली लेजिस्लेटिव बॉडी। ये सिर्फ ना लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है कि ऐसा नहीं कि लॉ मेकिंग बॉडी, बट ऑल्सो डिलिबरेटिव वन। यहाँ पे ये डिलीवर कर सकती है बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे बता सकती है, बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से कोट्स को मेंशन कर सकते हैं। इसके आप नोट्स जरूर बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, पीडीएफ वो जो भी हैंड रिटन नोट्स है मेरे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी मैं कोई भी डालूँ तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। और अभी हम रिसेंटली तैयार कर रहे हैं योजना मैगजीन, तो योजना मैगजीन के अंदर भी हमने क्या कोशिश किया कि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए और सभी आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो कोई भी पॉइंट्स आपका ना छूटे, इसलिए हम योजना की मैगजीन लेके आ रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा और लेक्चर अच्छे से गया
और बहुत लोगों तक फैला, या फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी मेहनत का फल मिल रहा है, थोड़ा सा लोग देख रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम फिर कुरुक्षेत्र भी शुरू कर देंगे। तो और फिर साइंस रिपोर्टर है, साइंस रिपोर्टर की मैगजीन, तो हम सबके हैंड रिटन आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना जाए हैंड रिटन नोट्स बनाने में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, जिससे प्रोफेसर आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने बोला है, प्रोफेसर साहिबान लाल सक्सेना। तो इन्होंने क्या बोला है, प्रोफेसर साहिबान लाल सक्सेना जी ने क्या बोला है, वन फर्दर एंड वॉन्ट सच चैम्बर, इन्होंने वॉर्न किया है सच चैम्बर वुड ओनली प्रूव, राज्यसभा को ये बोल रहे हैं, अपर हाउस को, वॉज नॉट एसेंशियल अ व्यू, इन्हें बहुत एसेंशियल नहीं लगा। उन्होंने कहा क्लॉग इन द व्हील ऑफ द प्रोग्रेस, मतलब जो नेशन की प्रोग्रेस में वो एक तरीके से क्लॉग है, वहां पर रोक रहा है, क्लॉग इन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से जब आपको नेगेटिव इमेज लिखना हो, आपको उसके बारे में राज्यसभा के बारे में दिखाना हो, आपको जब इस तरह क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहे हो, तो जब आपको डिसएडवांटेज लिखना हो, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और जब आपको एडवांटेजेस लिखना हो या फिर बताना हो कि राज्यसभा एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ना कि सिर्फ हमको न्यूज़ पढ़नी है, बाकी इस तरीके से चीज़ों को भी निकालना है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है, फ्रेंच फिलोसफर है, इन्होंने कहा है कि द लेजिस्लेटिव बॉडी बीइंग composed of two parts, they check one another by the mutual privilege of rejecting। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस तरीके से हो जाती है। अब देखिए ये स्टेटमेंट अगर आप बुक्स में ढूंढने जाएंगे तो आपको मेनली है कि ये सारी स्टेटमेंट एक जगह पे मिल जाए, लेकिन इस तरीके से जब आर्टिकल को आप एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर मिल जाएंगी। तो आप इसके नोट्स तैयार करते चाहिए, 1-2 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपने बहुत सारा कंटेंट तैयार कर लिया है, ना कि करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक पोर्शन का भी इस तरीके से तैयार हो गया है। बहुत सारे कोटेशन आपके तैयार हो चुके हैं, जो कि आप ऐसे में मेंशन कर सकते हैं, जीएस पेपर में मेंशन कर सकते हैं, और एट द एंड आप देखेंगे कि आप हर क्वेश्चन में कोटेशन को एक किसी न किसी कोटेशन को पुट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो आधा और 1 नंबर जो हम आंसर राइटिंग में जो इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारा जो आंसर है बहुत वैल्यूएबल हो जाता है और हमारे स्कोर जो है बढ़ जाता है एकदम से, तो वो इसी चीज़ों से होता है। जब आप कोटेशन इस तरीके से पुट करते हैं तो उनको लगता है इस बंदे ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है, पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर में कमेंट जरूर करना है आपको। तो आगे चलते हैं हम बिजनेस वाले पेज में, पेज नंबर 15, ये हमारा आर्टिकल मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, मंडी से रिलेटेड आर्टिकल। मंडीज लिंक टू ई प्लेटफॉर्म टू सी 65% राइज इन काउंट पोस्ट लॉकडाउन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है नेशन वाइड जो ये सारी चीज़ें की जा रही है, यहाँ पे मेनली ई नेम की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ई नेम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को, क्या इसके बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और ये किस तरीके से काम करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे ई नेम क्या है, एक तरीके से पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट का जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है सिर्फ उन्हीं बस के लिए है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर देखिए इस तरीके से आप, जो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूं चीजों को, तो इसको भी आपको समझना है। मैं इसलिए नहीं कि आपको समझ में आए, बल्कि समझ में आने के साथ साथ मैं इसको इसलिए प्रेजेंट करता हूं क्योंकि आप इस तरीके से चीजें अपने आंसर राइटिंग में जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपका यही चीजें हैं जो आपकी आंसर राइटिंग को औरों से अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे कि एक पहला स्टेट हो गया, दूसरा स्टेट हो गया, तीसरा स्टेट हो गया, चौथा और 5वां स्टेट हो गया। तो हर स्टेट के अंदर एपीएमसी होता है। एपीएमसी आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो वो होते, तो उसके रिगार्डिंग वो जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो यहीं जाते हैं। तो अब क्या हो गया, ई नेम की बनने की वजह से यहाँ का जो फार्मर है ई नेम में ट्रेड कर सकता है। अगर उसको किसी सेकंड स्टेट से अच्छे दाम मिल रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सेकंड स्टेट में बेच सकता है, थर्ड स्टेट में बेच सकता है और डायरेक्ट बेच सकता है। ऐसे नहीं कि आपको बीच में कोई बिचौलिया जो कहते हैं अपन कि वो उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको समझना है। तो ई नेम क्या कर चुका है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट कमेटी है, तो इसको कनेक्ट कर दिया है सभी स्टेट के ऑल
इंडिया में ये कनेक्ट कर दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं जो कि आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, तो आपको याद रखना है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग है, यहाँ पे सब कुछ दिखता है, ट्रांसपेरेंट वे में है कि सबके प्राइजेस कितने हैं, कुछ बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कहाँ पे हमें अच्छे दाम मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। यहाँ पे रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर आप जब जा रहे हैं बेचने, कोई भी सामान अगर आप बेचने जा रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस जो सामान है आपका ग्रेन वगैरह है, तो उस टाइम पे जब आप बेचे उस टाइम पे क्या प्राइसिंग है वो मैटर करता है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। मोर इफिशिएंट सप्लाई चेन, यहाँ पे सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली हो जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी हमें देखने को मिलता है, क्वालिटी का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है कि यार हम जो चीज़ बेच रहे हैं ये सो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं। अगर उसमें कोई इशू आता है तो उसके रिगार्डिंग भी हम कंप्लेन कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग देखने को मिलते हैं। रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहता है कि हम पहले यहाँ गए फिर हमको वहाँ अच्छे दाम नहीं मिले फिर वहाँ गए, तो वो सारी चीज़ जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंगल विंडो फॉर ऑल एपीएमसी, तो एक सिंगल विंडो है जो सभी प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है उन सब के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आज हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर रीड करिए, पॉज करिए, फिर इसका आंसर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया या गलत, ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 1990। तो यहाँ बताना है एक्ट ऑफ 1919 के तहत कौन सी चीज़ जो है पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। क्या वो बाइकैमरलिज्म था जो 1918 में इंट्रोड्यूस किया गया, क्या डायरेक्ट इलेक्शन, क्या डायरकी। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर। तो यस, यहाँ पे तीनों किए गए हैं और हमारा आंसर क्या है, ऑल द अबव। तो सभी के सभी हमारे लिए करेक्ट हैं। तो यहाँ याद रखना है इसी प्रकार से प्रीवियस ईयरली जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाएंगे, इसकी संभावना है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो देखिए हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इट रिलेक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग द सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यहाँ पे सेंटर के सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया था, डिमार्क कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था, और प्रोविंस मतलब स्टेट के सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना है। और जैसे इनके ऊपर सबके लॉ बनाने की अथॉरिटी अलग अलग कर दी थी, लिस्ट अलग कर दिए थे, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो था वो इस तरीके से सेंट्रलिजी एंड यूनिटरी जो है फॉलो होता था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स को प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, और सेंट्रल के सब्जेक्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे जो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स था उसको भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स के अंदर, जो कि एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है और एक रिजर्व सब्जेक्ट है। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो एडमिनिस्टर करेगा कौन, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, एडमिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत जो होंगे ये मिनिस्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। और जो भी रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो एडमिनिस्टर कौन करेंगे, गवर्नर, और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल वी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो रिजर्व जो सब्जेक्ट्स है हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर एक रिजर्व आता है, रिजर्व सब्जेक्ट, तो रिजर्व सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डायरकी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डायरकी क्या है, कि बाइकैमरलिज्म और डायरकी में काफ़ी लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैंने चीज़ समझा दी आप लोगों को, आपको समझ में आ गई होगी कि डायरकी क्या होता है। जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है यहाँ पे ट्रांसफर और रिजर्व, तो इसको हम कहते हैं डायरकी सिस्टम। तो ये ड्राइव होता है ग्रीक बाय डायरकी विच में डबल रूट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से दो तरीके से रूल कर रहे हैं, एक में रिस्पॉन्सिबल नहीं है और लेकिन एक में रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर में रिजर्व सब्जेक्ट्स में डाल दिए गए हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे डाल दिए गए हैं।
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखिए पहली बार क्या हुआ, पहली बार यहाँ पे बाइकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री के अंदर फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 के अंदर और बाइकैमरलिज्म। तो बाइकैमरलिज्म आप सभी लोग जानते होंगे, काउंसिल विल रिप्लेस बाय बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेटिव। तो इसका मतलब होता है दैट इज द अपर हाउस जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है और रट लेना है, इन दोनों पॉइंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान पे रखते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसी एक्ट से है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की। अब आपसे इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर इससे सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस, अभी हमने देखा यस ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, यस इंट्रोड्यूस हुआ है ये। देन सेकंड नंबर पे क्या, लोकल बॉडीज एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर गिवन ऑटोनॉमी, क्या लोकल बॉडीज को दिया गया था ऑटोनॉमी, क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को ऑटोनॉमी दी गई थी, नहीं ये चीज गलत है, तो ये नहीं होगा। फ्रेंचाइजेस बेस ऑफ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वेयर इंक्रीज, क्या फ्रेंचाइजेस बेस सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर का इंक्रीज हुआ था, तो यस। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश देमसेल्फ अडॉप्टेड कैरेट एंड स्टिक, आपको समझ में आ रहा होगा एक ये फ्रेज है कैरेट एंड स्टिक, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक अप्रोच है इंडिया सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर रिस्पॉन्स टू रिन्यू रैशनल लिस्ट डिमांड, कि मतलब अगर आप सपोर्ट करेंगे वॉर में, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, मतलब एक तरीके से आपकी जो डिमांड्स है उसको मान ली जाएगी। तो इन अगस्त 1917 मींस अचीविंग द प्रपोज्ड मेजर लेटर एनरिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दो तरीके से जो डायरकी सिस्टम है अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्टेड इंडियन लेजिस्लेचर जो है अपॉइंटेड होते थे ब्रिटिश ऑफिसर के, उनको जो है पावर यहाँ पे शेयर करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान पे रखने हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग की ओर। तो ये आज का हमारा ये क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है और इसका क्वेश्चन आपको बताना है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉपी में लिख के उसकी फोटो खींच के हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको स्टडी टाइम ओनली की जीमेल आईडी नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां पे आप कर सकते हैं ईमेल। देखिए, glitch free working of e-name platform is a crucial to achieve the dream of doubling farmers income by 2020। इसको एग्जामिन करना है, 250 वर्ड में इसका आंसर देना है। यह आज का आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ई नेम है, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के आप क्या बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एक तरीके से हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, डबलिंग फार्मर इनकम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में कि हम किस तरीके से डबलिंग फार्मर इनकम को डबल किया जा सकते हैं। फिर हम ई नेम के प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, इन नेम से क्या क्या फायदे हो रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से किस तरीके से हमारी फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन फाइनली हम डिस्कस कंक्लूजन डालेंगे और कंक्लूजन में यहाँ पे इसको एग्जामिन करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि क्या वो चीज़ हो पा रही है हमने चीज़ की है और क्या वे अहेड आप दे सकते हैं इसके अंदर। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी है। आपको जरूर ये आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। आप चाहें तो ये PDF में शेयर कर दूंगा या फिर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज आवर द फाइनल लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को शेयर करिए, फटाफट हर जगह पे कमेंट करिए और लोगों तक इसको फैलाइए। जल्दी जल्दी यहाँ पे शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक ठोक दीजिए अगर आपको पसंद आया है। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मारिए और ज़रूर साथ में लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका काम है, छोटा सा काम मैं आपको देता हूँ, तो ये चीज़ करना है और पार्टिसिपेट करते रहिए। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इंटरेक्शन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे फ़ायदा होगा। अगर आपका साथ मिला तो ज़रूर हम यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव को लेके आएंगे, जैसे कि हमारा
योजना की मैगजीन को लेके आने वाले हैं, कुरुक्षेत्र हो गई, और जो भी इस तरीके से सभी मैगजीन को हम हैंड रिटन नोट्स की सहायता से, और उसके ऊपर एमसीक्यू कैसे तैयार करते हैं, उसके ऊपर मेंस के आंसर किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से हम लिखेंगे, मॉडल आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं ये चीज हो तो लेक्चर को बस शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, हर एक जगह शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर एक जगह इसको शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।